हेलो स्टूडेंट्स, कैपिटल गेन चैप्टर में लास्ट वीडियो मोस्ट एमपी था क्योंकि वो सेक्शन 54 से रिलेटेड था। सेक्शन 54 आपने डिटेल में समझ ली, कॉमन रूल्स मैंने आपको समझा दिए, उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया और मैंने होमवर्क भी दिए थे। और मुझे नहीं लगता कि होमवर्क में आपको कुछ डाउट होंगे। ठीक है, P1 में मैंने y का करने के लिए कहा था और P2 में मैंने x एंड y दोनों का करने के लिए कहा था। P2 में सिर्फ नई बात ये थी कि उसने डिपॉजिट किया और डिपॉजिट में से विड्रॉ किया। डिपॉजिट 21 लाख का किया, उसमें से विड्रॉ करके मकान खरीद लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन 6 लाख रुपए जो उसने विड्रॉ नहीं किए या किए कब, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, 3 साल बाद किए 6 लाख, तो वो कब टैक्सेबल होंगे? अभी टैक्सेबल नहीं होंगे। वो कब होंगे? उस थर्ड ईयर जब पीरियड एक्सपायर होगा, उसका प्रीवियस ईयर आइडेंटिफाई करना आप, उसके अकॉर्डिंग उस पर टैक्सेबल क्या रहेगा। क्या नेचर क्या रहेगा उसका, शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म? तो लॉन्ग टर्म में रहेगा क्योंकि डिपॉजिट जो करवाया था आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से किया था, तो जब विड्रॉ होगा तो वो भी उसका नेचर क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म रहेगा। यहां तक की अपनी बात हो चुकी थी। चलिए अब नोट्स पर आए। नोट्स में अगला सेक्शन देखें, सेक्शन 50B। सेक्शन 50B के बारे में ये है, सेक्शन 50B में इंडिविजुअल एंड एचयूएफ क्या बेचेगा, खरीदना है। सेल ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड एंड परचेज ऑफ एनी एग्रीकल्चर लैंड। इस सारे सेक्शन में आप देख रहे हो, सेक्शन नंबर मैंने कहा एमपी है, याद करना है। फिर भी अगर मान लो भूल जाते हो तो भी कंटेंट जरूर याद रखना। क्या बेच के क्या खरीदने पर टैक्स लगेगा। ट्रांसफर ऑफ अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, बेचना क्या है, अर्बन एग्रीकल्चर लैंड। क्यों? रूरल बेचोगे तो क्यों नहीं? तो रूरल अगर एग्रीकल्चर लैंड बेचेंगे तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कैपिटल असेट। कैपिटल असेट ही नहीं होता है वो, तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कैपिटल असेट, हेंस नो टैक्स लायबिलिटी अराइज इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ रूरल एग्रीकल्चर लैंड। बस ये नोट लिख के आप खत्म हो जाएगा। जब कैपिटल गेन कैलकुलेट ही नहीं हुआ तो एग्जाम क्या करोगे? इसलिए रूरल एग्रीकल्चर लैंड ट्रांसफर करने की बात होगी नहीं, और अगर होगी भी तो एक लाइन में खत्म हो जाएगी, कोई कंप्यूटेशन करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अब अर्बन एग्रीकल्चर लैंड बेचा तो दो बात यहां समझो आप। मैंने कहा था लॉ को बड़े अच्छे से पढ़ना चाहिए, और मैंने आपसे ये भी कहा था कि इंटरमीडिएट में इनकम टैक्स पढ़ के आपका बेसिक क्लियर होता है, आगे फाइनल तक काम आता है, इवन पूरी लाइफ काम आता है। लॉ पढ़ना सीख जाते हो आप। एग्रीकल्चर लैंड इन अर्बन एरिया बोला है, यानी अर्बन एरिया में सिंपल लैंड बेचा आपने, एग्रीकल्चर नहीं था। कई कॉलोनी में आप प्लॉट लेते हो, प्लॉट मतलब लैंड ही तो है, तो आपने कॉलोनी में प्लॉट लिया और उसको बेच दिया, फिर उससे दूसरा कोई एग्रीकल्चर लैंड या कुछ खरीद लिया, तो क्या ये एग्जम्पशन मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने कॉलोनी का प्लॉट बेचा। वो कॉलोनी का प्लॉट जो था वो आपकी पूरी कॉलोनी कॉलोनाइजर ने डेवलप करवाई थी, तो वो एग्रीकल्चर लैंड नहीं था, वो डाइवर्सन हो चुका था उसका, तो वो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी की कैटेगरी में आ चुकी थी। तो बात ध्यान रखना कि अर्बन एरिया में भी एग्रीकल्चर लैंड होना चाहिए। तो हाउ टू आइडेंटिफाई एग्रीकल्चर लैंड? When agriculture activities are performed by assessor himself or their family members since last 2 years, अगर आप ज्यादा डीप में आगे पढ़ते हैं तो इसमें से तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज परफॉर्म होना चाहिए, मीन्स वहां कुछ खेती होना चाहिए, आप करें या कोई और करे, लेकिन करे। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज परफॉर्म हो तो एग्रीकल्चर लैंड होगा। और अर्बन एरिया में इट मीन्स वो जो मैंने आपको एक बार लिमिट बताई थी म्युनिसिपैलिटी के हिसाब से 2 किलोमीटर का एरिया या 8 किलोमीटर 6 किलोमीटर का एरिया, तो उसके अंदर अंदर के लैंड अर्बन लैंड कहलाते हैं। ठीक है, अपने उज्जैन में अगर आप देख लें तो उज्जैन में आप जाएंगे तो सिटी में हरसिद्धि के पास ही आपको एग्रीकल्चर लैंड दिख जाएगा, मंगलनाथ रोड पे एग्रीकल्चर लैंड दिख जाएगा, बहुत पास में। ये म्युनिसिपैलिटी की लिमिट के अंदर आ रहे हैं, तो ये अर्बन है बट एग्रीकल्चर है। भटनगर रोड पे आप निकल जाएंगे तो बहुत सारे एग्रीकल्चर लैंड नदी के ठीक पास में मिल जाएंगे आपको। तो ये नगर पालिका का एरिया होने के बावजूद भी एग्रीकल्चर लैंड, ये अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो कैपिटल गेन लगेगा, और जब कैपिटल गेन लगेगा तो आपको एग्जम्पशन अगर लेना चाहते हैं तो आप क्या खरीद लें,
फिर से एग्रीकल्चर लैंड खरीद लें। अब देखो यहाँ कितनी अच्छी बात, लॉ में जैसा लिखा वैसा मैंने आपको वो समरी फॉर्म में दी, इसमें मैं डिटेल में कितना शॉर्टकट में मैंने ये समझा दिया आपको कि परचेज ऑफ एनी एग्रीकल्चर लैंड। तो आप खरीदते समय कोई सा भी ले लो, रूरल एरिया में लो या अर्बन एरिया। तो आप अपने क्लाइंट को कौन सी एडवाइस देना पसंद करेंगे? अगर उसने अर्बन एरिया का एग्रीकल्चर लैंड बेचा और वो चाहता है वापस में एग्रीकल्चर लैंड ही लो, तो आप क्या कहेंगे उससे? आप कहेंगे रूरल एरिया में लो। क्या फायदा रहेगा? अगर वो अर्बन एरिया के बेच के रूरल एरिया में जाएगा और वहां का एग्रीकल्चर लैंड लेगा और ये न्यू प्रॉपर्टी अगर वो बेच देगा, तो रूरल एरिया का एग्रीकल्चर लैंड जब बेचेगा वापस से, तो उसको कैपिटल गेन लगेगा ही नहीं, तो फायदा होगा ना उसका। इसलिए आप अभी उसको ये एडवाइस देंगे कि परचेज रूरल एग्रीकल्चर लैंड under section 54B, and whenever a rural agriculture land sold out or transferred, then it is not capital asset, hence no tax arise। ये फायदा होगा उसका, ये टैक्स प्लानिंग भी। चलिए टाइम पीरियड 2 years फॉरवर्ड फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, सब जगह एक ही रूल है, फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर से चलता है रूल। लेकिन यहां 2 साल है, ऊपर वाले में बैकवर्ड भी था, जहां जो लिखा है वो एग्जैक्ट याद रखना है। तो 2 year फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, आपको न्यू एग्रीकल्चर लैंड 2 साल के अंदर खरीदना है। नहीं खरीद पाते हैं, चलिए तो कोई बात नहीं, डिपॉजिट स्कीम है, आप डिपॉजिट करवा दें, वो सारा कॉमन रूल्स एज इट इज। 2 साल का पीरियड है ना, अगेन वही वाली बात आ जाएगी। सपोज मान लो 1 दिसंबर 19 को आपने ट्रांसफर किया, ये डेट ऑफ ट्रांसफर है, ये हुआ प्रीवियस ईयर 1920। अब इसका रिटर्न भरने जाना है मुझे कब? 31 जुलाई 20 तक। अब तक मैं एग्रीकल्चर लैंड परचेस कर लिया तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर पाया तो असेसी कैन डिपॉजिट इनटू कैपिटल अकाउंट स्कीम एंड विड्रॉ करके क्या करेंगे? विड्रॉ करके एग्रीकल्चर लैंड ही खरीदना है अर्बन रूरल एरिया में अंडर सेक्शन 54B। ठीक है, अगर विड्रॉ करके मिसयूज किया तो टैक्सेबल। अनयूटिलाइज रहा तो कब तक? हाथ से 2 साल कब हुए? 1 दिसंबर 19 से 2 year, यानी मैंने कहा तो 1 दिन का लफड़ा छोड़ देते हैं हम, तो 1 दिसंबर 20 और 21, ठीक है। और उस 1 दिन का तरीका क्या रहेगा? मैंने क्या बोला था कि जब मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वीक में अपन जैसे संडे से स्टार्ट करते हैं तो सैटरडे पे रुक जाते हैं, मंडे से स्टार्ट करते हैं तो संडे पे रुक जाते हैं, 7 दिन ऐसे ही काउंट करते हैं, मंडे टू मंडे तो नहीं करते हैं, वरना मंडे दोनों तरफ आ जाता है। तो इसी मैंने कहा था 1 दिसंबर से 1 दिसंबर, तो आप क्या करना है? 1 दिन पहले कर लेना इसको। 1 दिन पहले क्या आएगा? नवंबर। ये आपके 2 साल कंप्लीट 2 year। तो इफ एग्रीकल्चर लैंड नॉट परचेज विद इन 2 year आउट ऑफ डिपॉजिट अमाउंट, डिपॉजिट तो करना पड़ेगा ना पहले ही, डिपॉजिट तो अभी करना है, उसमें विड्रॉ करके आप वहां 21 तक, ये डिपॉजिट तो अभी करना है असेसमेंट ईयर में ही, जब रिटर्न भरने जाएंगे उससे पहले, तो उसमें से विड्रॉ करके और आप 30 नवंबर तक विड्रॉ करके एग्रीकल्चर लैंड परचेस कर सकते हो। इफ नॉट परचेज और परचेज लेस देन अमाउंट, सपोज 10 लाख डिपॉजिट किए और विड्रॉ किए जो आपने 9 लाख, तो 1 लाख रुपए जो अनयूटिलाइज अमाउंट है, अनयूटिलाइज अमाउंट टैक्सेबल इन द ईयर व्हेन टाइम पीरियड एक्सपायर इन स्पेसिफिक सेक्शन। ऊपर सेक्शन 54 में टाइम पीरियड 3 साल बाद एक्सपायर हो रहा था, तो मैंने 3rd ईयर में जाके टैक्स लगाया। इस केस में सिर्फ 2 साल का रोल है, तो 2 साल पे। ये कौन सा ईयर हुआ? ये हुआ 21-22 प्रीवियस ईयर। तो 21-22 प्रीवियस ईयर मींस असेसमेंट ईयर 22-23। इस ईयर में अनयूटिलाइज अमाउंट 1 लाख रुपए क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल हो जाएंगे विदाउट एनी डिडक्शन, यहां से कुछ माइनस नहीं होगा। ये कंसेप्ट। तो ये रिपीट कॉमन पॉइंट है जितने मैंने पीछे बताया था, आप बार बार देख लेना, हर क्वेश्चन में सेम मिलेंगे आपको ही। फिर आगे चलते हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, क्या लिखा हुआ आगे देखें आप, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। तो इसमें शॉर्ट टर्म भी होगा चलेगा, लॉन्ग टर्म होगा तो भी, जबकि ऊपर वाले में लॉन्ग टर्म था। इसमें शॉर्ट टर्म क्यों? उसका रीजन जब अभी मैंने बताया, हाउ टू आइडेंटिफाई एग्रीकल्चर लैंड। Agriculture means agricultural activities performed by assessee or their household members. Agriculture activities performed since last 2 years. 2 सालों से आपने एग्रीकल्चर एक्टिविटी परफॉर्म की है इमीडिएटली प्रायर टू द डेट ऑफ ट्रांसफर, इससे पहले तो हम मानेंगे कि एग्रीकल्चर लैंड।
वरना कई बार एग्रीकल्चर लैंड का डाइवर्जन होकर वहां कॉलोनी काट दी जाती, फिर वो एग्रीकल्चर लैंड की कैटेगरी में नहीं आता है। ध्यान रखना, प्लॉट है लेकिन एग्रीकल्चर नहीं आता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपका लैंड एग्रीकल्चर कब होगा, इफ एक्टिविटीज परफॉर्म इमीडिएटली प्रायर टू डेट ऑफ ट्रांसफर। तो 2 साल बोला ना, 2 years, तो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट विच एवर इज लोअर, इस सब में सेम चलेगा। यानी एग्जम्पशन कितना देंगे आप, तो वही जो हमारा रूल है सिंपल कि आप सेल्स कंसिडरेशन लिखेंगे, एक्सपेंसेस लिखेंगे, इंडेक्स कॉस्ट लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लिखेंगे, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी आएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो गेन तक तो आना है। फिर एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54B कितना मिलेगा, तो न्यू एग्रीकल्चर लैंड होगा इसमें, न्यू एग्रीकल्चर लैंड। अब न्यू एग्रीकल्चर लैंड आपने सपोज यहाँ 15 लाख और यहाँ 10 लाख का खरीदा, तो गेन 15 लाख का या 10 लाख का, विच एवर इज लोअर। और अगर ये 20 लाख का होता, आप मैक्सिमम कितना ले पाएंगे, विच एवर इज लोअर, 15 लाख। ये कंसेप्ट है सब, ये भी कॉमन है, सभी जगह जैसा है, ठीक है। एक जगह अलग आएगा, बाकी सब जगह लगभग सेम। तो देखो आप सेक्शन 50 भी कितनी जल्दी कंप्लीट होगी। मैंने कहा था फर्स्ट सेक्शन में डिटेल है, सेकंड क्योंकि सारे रूल्स कॉमन रहेंगे। अब आपको बस ये याद रखते हैं ना, हर सेक्शन में क्या बेच के क्या खरीदना, क्या बेच के क्या खरीदना, कितना टाइम में खरीदना, बस इतनी सी बात आपको याद रखना है। इसके लिए होमवर्क रहेगा आपका सिंघानिया में पेज नंबर 323 पर P1। हर एक सेक्शन के बाद प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिए, वो आपको करते जाना है। तीसरे सेक्शन पर आते हैं, सेक्शन 54D। याद कैसे रखें सर इनको, तो याद रखने का एक तरीका बताता हूं मैं आपको, सिंपल। 54 3 सेक्शन एग्जैक्ट, 54, 54B एंड 54D। तो 54 तो मोस्ट टाइम पे याद रह जाएगा क्योंकि सारे सेक्शन में 54 54 है, इसलिए 54 तो याद रह जाएगा। अब इसके बाद A आना था तो B आया, और B के बाद C आना तो क्या आया, D आया। ऐसा अल्टरनेट में आप याद रख लेना। और इन तीनों सेक्शन की एक अच्छी बात यह है कि इसमें जो प्रॉपर्टी, जिस नेचर की प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही, उसी नेचर की वापस से परचेस करना है। इसमें रेसिडेंशियल टू रेसिडेंशियल था, इसमें एग्रीकल्चर टू एग्रीकल्चर है। और यहां पर आप देखें, यहां पर भी सेम है। क्या लिखा है यहां पर 54D में, यहां लिखा है एनी ट्रांसफर ऑफ एनी इंडस्ट्रियल लैंड और एंड बिल्डिंग। इंडस्ट्रियल वर्ड अब यहां ध्यान रखना। अब लैंड एंड बिल्डिंग कौन सी, इंडस्ट्रियल, बाय वे ऑफ कंपल्सरी इक्वेशन एंड परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। तो अगेन बात यहां पे भी कॉमन हो गई, इंडस्ट्रियल टू इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर करना है और इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग ही परचेज करना है। तो इन तीनों सेक्शन की खास बात यह कि यहां पर जिस नेचर की एसेट ट्रांसफर हो रही है, उसी नेचर की एसेट एक्वायर हो रही है। अब यहां पर इंडस्ट्री की बात आ गई, इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग, इसका मतलब कमर्शियल हो गया। अब रेसिडेंशियल की बात नहीं कर रहा हूं, इंडस्ट्रियल बोला है। इंडस्ट्रियल में समझते हो आप, जिसमें फैक्ट्री लगी हुई, अंडरटेकिंग, उसे हम इंडस्ट्री कहेंगे। जहां प्लांट मशीन वगैरह रहती है, प्रोडक्शन चलता है, उसे हम इंडस्ट्री। तो उस लैंड बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, उस फैक्ट्री बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। एक बात, अब इंडस्ट्री तो किसी की भी हो सकती है, इंडस्ट्री तो इंडिविजुअल की भी हो सकती है, पार्टनरशिप फॉर्म वालों की भी हो सकती है, और कंपनी की तो होती है, मैक्सिमम कंपनी का ही तो प्रोडक्शन होता है। इसलिए यहां पर सेकंड कॉलम में एसएससी कौन, एनी पर्सन, मींस ये वाला डिडक्शन कंपनी को भी मिलेगा। कंपनी भी अगर अपनी इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग ट्रांसफर करती है बाय वे ऑफ कंपल्सरी इक्वेशन एंड अगेन परचेज इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग, देन दे आर एंटाइटल्ड टू गेट एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54D। ठीक है, तो ये सभी के लिए, जबकि ऊपर वाले दो सिर्फ इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए थे, क्योंकि वो अलग तरह के थे। ये इंडस्ट्री वर्ड आ गया। अब एक और बात कि इंडस्ट्रियल लैंड बिल्डिंग तो समझ में आ गई बात। अच्छा, जो लिखा है वो पढ़ा आपने, क्या लिखा है, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीन नहीं लिखा, फर्नीचर नहीं लिखा, एनी अदर एसेट नहीं लिखा। तो ये सेक्शन सिर्फ किस पर मिलेगा, लैंड एंड बिल्डिंग वाले कैपिटल गेन पे। हो सकता है उसने लैंड बिल्डिंग भी बेची, प्लांट मशीन भी, फर्नीचर भी, सब बेचा, सबका कैपिटल गेन आया, लेकिन एग्जम्पशन सिर्फ किस में से मिलेगा, ओनली कैपिटल गेन अराइज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। वो भी कैसे, बाय वे ऑफ कंपल्सरी इक्वेशन। हमने पढ़ा था ना कंपल्सरी इक्वेशन का पॉइंट। यस, आपने अपनी इच्छा से इंडस्ट्री बेच के दूसरी इंडस्ट्री लगा ली, वो नहीं, आपकी इंडस्ट्री गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर कर ली, तो आपको कंपनसेशन मिला। तो उस कंपनसेशन का हमने रूल पढ़ा था, वो कंपनसेशन क्या हो जाता था, वही हमारे लिए सेल्स कंसिडरेशन होता था, कंपनसेशन, याद करो।
उससे हम कैपिटल गेन निकालते थे, तो उस वाले कैपिटल गेन में से हमें एग्जम्पशन लेना। और कैपिटल गेन उसमें एक और बात सीखी थी अपन ने कंपल्सरी इक्वेशन में, कि गवर्नमेंट ने कंपल्सरी इक्वेशन तो लास्ट ईयर किया 18-19 में, लेकिन मुझे फर्स्ट टाइम कंपनसेशन इस साल मिला, तो टैक्स लायबिलिटी लास्ट ईयर नहीं इस साल आई। जबकि डेट ऑफ ट्रांसफर कौन से कहेंगे 18-19 को, क्योंकि गवर्नमेंट ने तब एक्वायर की। तो गवर्नमेंट जब एक्वायर की उसको कहते हैं डेट ऑफ ट्रांसफर। लेकिन टैक्स लायबिलिटी कब राइज होती है, व्हेन कंपनसेशन इनिशियल कंपनसेशन और पार्ट देयर आर फर्स्ट टाइम रिसीव्ड 19-20 में। तो ये पॉइंट आप रिवाइज कर सकते हैं, मैंने बता दिया, यहां रिपीट नहीं करेंगे। अब खरीदना क्या है, तो खरीदना है परचेज ऑफ लैंड बिल्डिंग। अगेन लैंड बिल्डिंग ही खरीदना है। आपने उस पैसे से प्लांट मशीन खरीद ली, आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। आपको लैंड बिल्डिंग खरीदना, वो भी किस पर्पज के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए, यानी फैक्ट्री के लिए। आपको ऐसा नहीं करना कि इंडस्ट्रियल लैंड बिल्डिंग बेच के अपना रेसिडेंशियल हाउस खरीद लेना, ऐसा नहीं। इसलिए आप बात बिल्कुल समझ लेना, बहुत कम शब्दों में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। कब तक खरीदना है, तो 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन। आप ध्यान से देखें, रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन। अभी तक के सारे केस में हमने क्या किया, डेट ऑफ ट्रांसफर से 3 साल या 2 साल जो भी मैंने देखे, डेट ऑफ ट्रांसफर मींस डेट ऑफ सेल से देखे। लेकिन इस केस में क्या प्रॉब्लम है कि सेल तो आपकी, डेट ऑफ ट्रांसफर तो किसे कहते हैं, कंपल्सरी इक्वेशन के केस में। व्हेन गवर्नमेंट एक्वायर, सपोज गवर्नमेंट एक्वायर योर प्रॉपर्टी इन December 18, ये कंपल्सरीली एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने आपका इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग 2018 में एक्वायर कर लिया, मीन 18-19, बट कंपनसेशन रिसीव्ड इन 19-20, 19-20 में आया कंपनसेशन। तो जब तक पैसा नहीं आएगा मैं इन्वेस्ट कैसे करूंगा, सोचने वाली बात है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा यहां पर, अब आपको सपोज कंपनसेशन इस ईयर में मिला और 1 जुलाई को मिला, 1 जुलाई 19 को, तो यहां से डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ कंपनसेशन, यहां से 3 साल की बात कर रहे हैं, 3 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ। यहां से 3 साल के अंदर अंदर आपको इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लेना है। फिर वही बात, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदना इतना आसान नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर you can deposit into capital account scheme and then withdraw out of deposited amount and purchase industrial land and building। ठीक, सामने क्या लिखा है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। क्यों लिखा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग है, इंडस्ट्रियल यानी बिजनेस की, तो बिजनेस में बिल्डिंग पर तो डेप्रिसिएशन लगा होगा, तो बिजनेस की बिल्डिंग डेप्रिशिएबल एसेट, और डेप्रिशिएबल एसेट पे तो ऑलवेज कौन सा होता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। लेकिन लैंड नॉन डेप्रिशिएबल होती है, वो लॉन्ग टर्म भी हो सकती है, क्योंकि वो नॉन डेप्रिशिएबल होती है, तो इसलिए लॉन्ग टर्म भी हो सकती है और शॉर्ट टर्म भी। ये याद रखने का तरीका याद रखोगे। और लास्ट में कितना कैपिटल गेन एग्जाम, तो सेम वही तरीका है आपका, जितना कैपिटल गेन आया और कास्ट ऑफ न्यू एसेट व्हिचएवर इज लोअर। ठीक, और बाकी सारे कॉमन पॉइंट भी एज इट इज। तो ये तीसरा सेक्शन भी आपका कंप्लीट होगा। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं, पेज नंबर 324 पर आए, 324 पर। ये मैं करवाता हूं आपको, क्योंकि मुझे निश्चित यकीन है कि इसमें एक डाउट आएगा आपको, क्योंकि ब्लॉक कंसेप्ट है ना, बिल्डिंग आ गई, बिल्डिंग डेप्रिशिएबल एसेट, हालांकि मैं ब्लॉक कंसेप्ट समझा चुका हूं आपको। एक्स लिमिटेड अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी परचेज अ फैक्ट्री बिल्डिंग ऑन 6 May 1998 for 20 lakhs. Prior to this, the company used the same building as tenant for about 5 years. मतलब पहले कंपनी खुद उस इंडस्ट्री में टेनेंट थी, मतलब कंपनी ने किराए पे ली थी, फिर बाद में उन्होंने खुद ने ही ये इंडस्ट्री खरीद ली। क्या फर्क पड़ना है, ऑनर तो हो गए ना। ठीक है, बिल्डिंग इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट ऑन 20 अप्रैल 2019। कंपल्सरी इक्वेशन किस दिन हुआ, तो इन्होंने बिल्डिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग 6 मई 1998 में, 6 मई 1998 में एक्वायर की थी। कितने में, 20 लाख रुपए में कॉस्ट थी इनकी। उसके बाद इसको गवर्नमेंट ने एक्वायर कब कर लिया, तो गवर्नमेंट एक्वायर ऑन 20 अप्रैल 2019। ये कंपल्सरी, तो इसे कहते हैं डेट ऑफ ट्रांसफर, कंपल्सरी एक्विजिशन बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर कर लिया।
for which a sum 60 lakh is paid as compensation on 14th March 2020, 14 मार्च 20, यानी मेरी बर्थ डेट। तो 14 मार्च 2020 को इन्होंने 60 लाख रुपए दिए। 14 मार्च 2020 को कंपनसेशन रिसीव्ड हुआ, कंपनसेशन रिसीव्ड 60 लाख रुपए पूरे आ गए, कुछ लिखा ही नहीं। ठीक है, कंप्यूट द कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स वगैरह वगैरह। और फर्स्ट पॉइंट में लिखा है ऑन 1 अप्रैल 2019 द कंपनी हॉज 2 बिल्डिंग, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, one of which is acquired by government. The depreciated value of block on 1st April is 21,35,000. मैंने कहा था ना डेप्रिशिएबल एसेट्स में ब्लॉक कंसेप्ट आ जाएगा, वरना ही सिंपल था, ये रहा 20 लाख की थी, इतने में बिकी और ये कंपनसेशन आया, आप इजीली कर सकते थे, लेकिन ब्लॉक कंसेप्ट से समझाना है मुझे। दूसरा पॉइंट है कंपनी परचेज अ फैक्ट्री बिल्डिंग ऑन 6 अप्रैल 2020 फॉर 15 लाख। 6 अप्रैल 2020 न्यू इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, न्यू इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग फॉर 15 लाख, 15 लाख रुपए में खरीदी। और लास्ट टाइम लिखा डज इट मेक एनी डिफरेंस इफ फैक्ट्री बिल्डिंग इज परचेज ऑन 31 मार्च, यानी इसी क्वेश्चन को हमें एक बार और करना है, यानी एक डेट तो ये दे रखी है या फिर एक और डेट क्या 31 मार्च 2020। तो चलिए मैं एक बार एक से करवाता हूं, ये डज इट मेक वाली बात बाद में करेंगे। अब आपको ब्लॉक कंसेप्ट याद है? ब्लॉक कंसेप्ट में पहली बात तो ईयर तय करो, आप टैक्स लायबिलिटी किस ईयर के निकाल रहे हो, जिस ईयर में गवर्नमेंट ने एक्वायर किया उस ईयर में, या जिस ईयर में आपको फर्स्ट टाइम कंपनसेशन और पार्ट देयर ऑफ रिसीव्ड। तो अपना रूल याद करो, उस कंपनसेशन वाले पॉइंट पे जाके रिवाइज कर लेना, आलस मत किया करो, मैंने हमेशा कहा अच्छा पढ़ना है तो पेज पलटने की आदत डालो। तो ये ईयर है, ये कौन सा ईयर है 1920, और ये भी कौन सा है 1920। तो ये तो इस क्वेश्चन की इत्तेफाक की बात है कि इसमें दोनों एक ही साल में हो गए, इक्वेशन भी इसी साल हो गया, कंपनसेशन मिला भी, वरना मैंने जो क्वेश्चन किया था उसमें इक्वेशन लास्ट ईयर हुआ था और कंपनसेशन इस साल मिला था। तो जिस ईयर कंपनसेशन मिले उस ईयर टैक्स लायबिलिटी आती है, ये डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये ईयर हो गया आपका कौन सा, प्रीवियस ईयर 1920, असेसमेंट ईयर 2021। और एज पर रूल सेल्स कंसिडरेशन किसे कहते हैं, सेल्स कंसिडरेशन इक्वल टू इनिशियल कंपनसेशन, इनिशियल जो स्टार्टिंग में तय हुआ, बाद में हो सकता है केस लड़ रहे थे एनहांस कंपनसेशन मिलेगा बाद में, वो बाद में टैक्सेबल होगा, लेकिन फिलहाल 60 लाख रुपए का कंपनसेशन मिला आपको, 60 लाख रुपए का कंपनसेशन। इस पर आपको कोई एक्सपेंसेस हुए तो हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा, कोई एक्सपेंसेस नहीं हुए, नहीं हुए। लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्सेशन क्यों नहीं होगा जबकि प्रॉपर्टी तो 98 की, तो इंडेक्शन क्यों नहीं होगा, बिकॉज इट इज डेप्रिशिएबल असेट, आप लिख के रख लेना है, ठीक है, इंडेक्शन नॉट अवेलेबल बिकॉज इट इज डेप्रिशिएबल असेट। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, अंडर सेक्शन 50 याद करो, डेप्रिशिएबल असेट के केस में, इन केस ऑफ डेप्रिशिएबल असेट, डेप्रिशिएबल असेट, डेप्रिशिएबल असेट पे मैंने आपको सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 और 2 दो बताए थे। एक बताया था मैंने 50 सबसेक्शन 2 जहां पर ऑल असेट्स ट्रांसफर, तो ब्लॉक एम्प्टी हो जाता है खाली। इस केस में 2 बिल्डिंग थी, 2 में से एक गई है, एक बची, तो सेक्शन 50 सबसेक्शन 2 नहीं लगेगा, सेक्शन 50 सबसेक्शन 1 लगेगा, बिकॉज ब्लॉक इज नॉन एम्प्टी ब्लॉक, ब्लॉक में 2 में से एक एसेट गई, एक एसेट बची है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इक्वल टू क्या होती थी वहां, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इक्वल टू ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ ब्लॉक प्लस असेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, मे बी पुट टू यूज और नॉट पुट टू यूज। आप सेक्शन पे जाके चेक कर सकते हो कि ये लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी यहां पर नीचे दे रखी है 21,35,000, 21,35,000 प्लस कोई न्यू एसेट एक्वायर की क्या इन्होंने, नहीं की, न्यू एसेट एक्वायर नहीं की, नहीं। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गई 21,35,000, ये आ गया आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन।
इस तरीके से, ठीक है। कितना हो गया ये 60 लाख माइनस 21.35 मीन्स 38,65,000। अब आप एग्जम्पशन लेना चाहते हैं, लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54D, न्यू इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग, न्यू इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग कितने में खरीदी उसने? 15 लाख रुपए में। 15 लाख रुपए, कंडीशन फुलफिल है, इंडस्ट्रियल लैंड बिल्डिंग होना चाहिए है, ट्रांसफर इंडस्ट्रियल लैंड बिल्डिंग होना चाहिए, वो भी है। अब यहां पर आपका ये जो गेन आएगा ये टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा 23 से। अच्छा खासा अमाउंट आ रहा है, यानी वो चाहता तो और बड़ी लैंड बिल्डिंग खरीद सकता था। अच्छा यहां पर ऐसा भी नहीं लिखा है वन इंडस्ट्रियल लैंड बिल्डिंग, कहां लिखा बताइए आप? लॉ में लिखा ही नहीं। इसका मतलब चाहता तो बचाओ अमाउंट डिपॉजिट करवा देता, डिपॉजिट करवाता और 3 साल के अंदर अंदर एक और इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग खरीद लेता, तो 15 लाख का एग्जम्पशन अभी मिल गया, बाकी का 23 लाख रुपए का भी एग्जम्पशन मिल जाता। सपोज वो 23,65,000 डिपॉजिट करवा दे तो ये भी एग्जम्पशन में आ जाएंगे, टैक्स लायबिलिटी 0। बट इसको डिपॉजिट में से विड्रॉ करके क्या खरीदना पड़ेगा? इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। क्लियर है बात? अच्छा इसको मैं ब्लॉक कंसेप्ट से समझाता हूं। मान लो आपको ऐसे समझ में नहीं आया, ऐसे आता कि सेक्शन 32 में हम करते थे ब्लॉक ऑफ एसेट, 10% का ब्लॉक है बिल्डिंग का, तो ओपनिंग WDV कितनी? ओपनिंग WDV आपकी 21,35,000 प्लस एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर कुछ है नहीं, 21,35,000 माइनस सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर कुछ है या 60 लाख रुपए बेची। अब 60 लाख में जैसे ही बेची तो 38,65,000 जो नेगेटिव आ रहा है, जबकि यहां पर 2 बिल्डिंग थी, 2 में से एक बेच दी तो एक बची अभी आपकी। तो जब एक बिल्डिंग आपके पास बची है फिर भी आप सेक्शन 32 का डेप्रिसिएशन लगा पाएंगे क्या? क्या रोल था वहां याद करो। एटलीस्ट वन असेट ठीक है बट पॉजिटिव होना चाहिए था, तो डेप्रिसिएशन लगता, और डेप्रिसिएशन अगर लग जाता तो फिर ये सब कुछ होता ही नहीं। इसलिए मैंने आपको सेक्शन 50 सब सेक्शन 1 और 2 दोनों बताई थी, आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, ये बात वहां थी। यहां तो देखने से ही लग रहा था, क्वेश्चन पढ़ते से समझ में आ गई थी कि 21 लाख के WDV और 60 लाख में बेचा, तो मैं उस तरीके से क्यों करूं, और कर भी लेते चलो मान लो एग्जाम में आप, तो ठीक है इस तरह से कर लेना। इसको क्या लिख देना, इसको ब्रैकेट मत लगाना, इसको लिख देना शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, फिर इसमें से एग्जाम्पशन दे देना तो भी चलेगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना, बराबर। तो आप इस फॉर्मेट से करें या इस फॉर्मेट से करें, फर्क कुछ भी नहीं है। अब तकलीफ ये है कि उन्होंने बोला डज इट मेक एनी डिफरेंस, लास्ट लाइन पढ़े, इफ फैक्ट्री बिल्डिंग इज परचेज ऑन 31 मार्च 20, अगर ये बिल्डिंग 4 अप्रैल 20 को नहीं खरीदी होती बल्कि 31 मार्च 20 को खरीदी होती, तो 4 अप्रैल 20 मतलब नेक्स्ट ईयर, और 31 मार्च मतलब इसी साल खरीदी। अगर इसी साल खरीद ली होती तो फिर ये आपके ब्लॉक में इंक्लूड हो जाती। एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, यहां कौन सी लिखते हैं? एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो ड्यूरिंग द ईयर 19-20 में खरीद ली होती, 15 लाख यहां इंक्लूड हो जाते। 15 लाख यहां इंक्लूड हो जाने से इसकी कॉस्ट बढ़ जाती ना। इधर भी करेक्शन कर देता हूं, यानी इसी क्वेश्चन को अगर हम डबल से करते, सपोज डबल से करते सेकंड सिचुएशन में, तो सेल्स कंसिडरेशन तो ये रहता 60 लाख। सेक्शन 50 में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होती है? ओपनिंग WDV, ओपनिंग WDV 21,35,000 प्लस असेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, असेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर में 15 लाख रुपए इंक्लूड। तो यहां पर कॉस्ट अब आपकी कितनी हो जाती है? अब आपकी कॉस्ट 36,35,000 हो जाती है, 36,35,000। ये फर्क है, आप देख लो कंपेरेटिव बताया। 15 लाख यहां नहीं जोड़े, क्यों नहीं जोड़े थे? क्योंकि 4 अप्रैल अगला साल था, जबकि हम यहां जोड़ते कौन सी? ड्यूरिंग द ईयर वाली, इस साल की। तो ये फर्क हो जाएगा। डज इट मेक एनी डिफरेंस? यस इट मेक एनी डिफरेंस। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंक्रीज हो जाएगी तो कैपिटल गेन कम हो जाएगा ना आपका। अब आपका कैपिटल गेन आ जाएगा यहाँ 23,65,000, देख लो कितने आएगा? 60 माइनस 36.35। सर क्या अभी भी सेक्शन 50D में डिडक्शन मिलेगा, एग्जाम्पशन मिलेगा? यस,
क्योंकि सेक्शन 50D में ऐसा कहां लिखा है कि अगर आपने ऊपर कॉस्ट में इंक्लूड कर लिया तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। वहां तो कंडीशन लिखी है ट्रांसफर ऑफ एग्रीकल्चर सॉरी इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग एंड परचेज ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, तो 15 लाख का ये एग्जम्पशन मिलेगा। अब टैक्स लायबिलिटी ये आ गई, ये कंसेप्ट रहेगा। ये डाउट आता है, इसके लिए क्वेश्चन करवाया, वरना मैं ये भी होमवर्क देता। समझे आप? रूल्स से चलो, यहां रूल्स में जोड़ना सही है, बिल्कुल सही है। और इस रूल का इस रूल से कोई कॉम्बिनेशन दिया ही नहीं। सेक्शन 51 में और सेक्शन 54D में ऐसा कोई क्रॉस कॉम्बिनेशन है नहीं, तो आप दोनों का फायदा उठाओ ना, इसी को तो प्लानिंग बोलते हैं। अब आपको लगेगा सर कौन सा अच्छा, तुम लोग बताओ, तुमको लगेगा सर ये बेस्ट है, फिर तो यहाँ डबल डिडक्शन मिला, 15 लाख ये भी माइनस हुए एक तरीके से, 15 ये भी माइनस हुए, तो वाकई में ये बेस्ट है, इसमें टैक्स कम आ रहा है। लेकिन ये डबल डिडक्शन नहीं है, आप ध्यान से देखो क्यों डबल डिडक्शन नहीं है। इसलिए नहीं है कि चलिए आज तो टैक्स बचा लिया आपने, कोई बात नहीं है ना। अब नेक्स्ट ईयर इस ब्लॉक की वैल्यू बताओ मुझे, ब्लॉक की वैल्यू ये हटा देता हूं मैं। नेक्स्ट ईयर पे चलते हैं, नेक्स्ट ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर 2021 पे चलते हैं। 2021 में इस ब्लॉक 10% ब्लॉक की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी क्या रहेगी, जहां एक बिल्डिंग बची, बस दो में से एक बिक गई, एक ही बची है, तो उस ओपनिंग डब्ल्यूडीवी नील रहेगी। इस केस में भी नील रहेगी और इस केस में भी क्या रहेगी, नील। प्लस एक्वायर्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर कौन सा, 2021, तो 2021 ये अगर ये वाली डेट लेता हूं तो 2021 में एक्वायर है नहीं, तो ये 2021 वाले में जुड़ेगी 15 लाख रुपए, जुड़ेगी ना। यहां नहीं जुड़ी थी क्योंकि 19-20 में एक्वायर नहीं थी, लेकिन अगर ये वाला केस लेता हूं तो ये अगर 31 मार्च को खरीदी तो लास्ट ईयर के ब्लॉक में इंक्लूड हो गई, और लास्ट ईयर के ब्लॉक में इंक्लूड हो गई, तो डबल से इंक्लूड करोगे क्या, नहीं करोगे। अब ब्लॉक आपका क्या हो गया, तो अब इस पर आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा सेक्शन 32 में, क्लेम करोगे आप, लेकिन इस पर क्लेम नहीं कर पाओगे। यानी आपने इधर ज्यादा डिडक्शन ले लिया तो इन फ्यूचर में आपको डिडक्शन मिलना कम हो गया, जबकि इस केस में इधर आपका टैक्स ज्यादा लगा, डिडक्शन कम मिला, तो उधर डिडक्शन मिलेगा। डेप्रिसिएशन भी तो डिडक्शन है एक तरीके से, पीएनएल अकाउंट में डेबिट करोगे आप, ये फर्क हो जाएगा। तो इस डेट से इतना फर्क हो जाएगा ड्यूरिंग द ईयर से। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगला सेक्शन 54EC। अब 54B 54D ये तीन सेक्शन जो मैंने आपको बताया, आपने देखे इन तीनों सेक्शन में जिस नेचर की प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे थे उसी नेचर की खरीद रहे थे, तो ये तीन सेक्शन ऐसे याद रख लेना। बीच में ब्रेक आ गया, यहां बेचना कुछ और है, खरीदना कुछ और है। क्या क्या है देखो, यहां लिखा है 54EC भी एनी पर्सन के लिए, ठीक है, अच्छी बात है। ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म, अब यहां ध्यान से देखें, ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म, ध्यान से पढ़ लेना। ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म लैंड एंड और बिल्डिंग और बोथ मे बी रेसिडेंशियल और कमर्शियल। कितनी सारी बातें आप समझो, लाइन एक रहती है लॉ में, लेकिन बात बहुत सारी। एक तो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, मींस शॉर्ट टर्म पे नहीं मिलेगा एग्जम्पशन। लैंड भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। अकेला बिल्डिंग बेची, जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फ्लैट रहते हैं ना, सिर्फ बिल्डिंग बेचो, सिर्फ लैंड बेचो, यानी प्लॉट बेचो। यहां कोई एग्रीकल्चर का झंझट भी नहीं है, नहीं लिखा है एग्रीकल्चर में, ठीक है ना। तो लैंड और बिल्डिंग और बोथ मे बी रेसिडेंशियल और कमर्शियल, कमर्शियल भी हो सकता है और रेसिडेंशियल भी हो सकता है। एंड परचेज ऑफ बॉन्ड्स, लो अब बात ही बदल गई, बेचना कुछ और है, खरीदना कुछ और है। तो लैंड बिल्डिंग बेच के लैंड बिल्डिंग नहीं खरीदना है, लैंड बिल्डिंग बेच के और अभी और कमर्शियल लैंड बिल्डिंग भी आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अपना गोडाउन, अपनी फैक्ट्री, अपना शोरूम, अपना रेसिडेंशियल हाउस कुछ भी बेच सकता हूं, तो भी मिलेगा, ठीक है ना, तब भी ये एग्जम्पशन मिलेगा। और ध्यान रखना एक बात और, एक ही क्वेश्चन में दो सेक्शन एक साथ भी आ सकते हैं, मतलब ये मत सोचना कि एक सेक्शन लग जाएगा तो दूसरा नहीं लगेगा। ऐसे क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं जब एक ही क्वेश्चन में आपको दो सेक्शन भी लगेंगे, क्योंकि लैंड बिल्डिंग पे आप देख रहे हो बहुत सारे सेक्शन है। तो अभी आप एक एक समझते जाए।
लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग और बोथ मे बी रेसिडेंशियल और कमर्शियल। तो मैंने बता दिया रेसिडेंशियल का मीनिंग आप जानते हो, कमर्शियल का मीनिंग आप जानते हो। एंड परचेस क्या करना है, उस पैसे से बॉन्ड्स खरीदना है। अब बिल्डिंग नहीं खरीदना है, बेचना बिल्डिंग है, लैंड बेचना है और खरीदना बॉन्ड्स है। वो बॉन्ड्स भी किसके खरीदना है, क्लियर लिखा है NHA, नेशनल हाईवे अथॉरिटी। और एग्जाम में NHAI आ जाए तो घबराना मत, वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। REC, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, आई भी आ सकता है। तो NHA और REC बस सिर्फ दो बॉन्ड्स की बात कही, तीसरे बॉन्ड्स की बात नहीं कही कुछ भी, ठीक है। और एक लिमिट भी है, मैक्सिमम अप टू 50 लाख, 50 लाख रुपए तक का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आपने कोई बड़ा लैंड एंड बिल्डिंग बेची, बहुत सारे कैपिटल गेन हो जाता है, आप उसको बचाना चाहते हो, तो एक बचाने का तरीका तो ऊपर था सेक्शन 54, वो भी इसी के वहां पे भी था रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, तो आप चाहो तो वहां ले लो। लेकिन वहां पे क्या था, लैंड बिल्डिंग गई आपकी, रेसिडेंशियल बिल्डिंग हाउस प्रॉपर्टी, और खरीदना भी रेसिडेंशियल था, जबकि यहां बॉन्ड्स खरीदना है। तो हो सकता है आपने मकान बेचा और आपको मकान वापस खरीदने की इच्छा नहीं कि नया मकान नहीं खरीदना हमको, तो ठीक है आप बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर दो, सेक्शन 50 और इसी में आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। लेकिन यहां आपको ज्यादा से ज्यादा कितना मिलेगा, 50 लाख रुपए। और एक फॉर फाइनेंशियल ईयर वर्ड कट हो गया आजकल अमेंडमेंट, इसका बहुत अलग मीनिंग था, और मीनिंग मुझे समझाने की जरूरत नहीं, अमेंडमेंट 2 साल पहले हो चुका है। तो 50 लाख रुपए तक का एग्जेम्पशन आपको मिलेगा सिर्फ 2 बॉन्ड्स में। और एक और बात, इफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड और स्पाउस इज क्लब्ड, मान लो आपकी इनकम में माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब हो रही है, तो हो सकता है कि मिस्टर एक्स, हो सकता है कि मिस्टर एक्स ने भी प्रॉपर्टी बेची हो और उन्होंने भी 50 लाख रुपए का NHA या REC के बॉन्ड्स खरीदे, और मिसेस एक्स ने भी ऐसा ही किया, NHA या REC के बॉन्ड्स खरीदे, उन्होंने भी कोई प्रॉपर्टी खरीदी बेची थी उनके नाम की, कोई लैंड एंड बिल्डिंग। और हम क्लबिंग चैप्टर पढ़ चुके हैं, कुछ सिचुएशन में हमने देखा था कि इसकी इनकम इसमें क्लब होती है, स्पाउस की इनकम होती है क्लब। तो अगर मान लो इसकी इनकम इधर क्लब हो रही है, तो क्या 50 लाख दोनों अलग अलग डिडक्शन ले सकते हैं, फिर क्लबिंग करना है? मतलब मान लो हो सकता है इसका कैपिटल गेन 60 लाख का हो, 50 लाख बॉन्ड्स में लगा है, तो नेट टैक्सेबल कितना, टैक्सेबल 10 लाख, तो 10 लाख इधर ले आए। या फिर ऐसा करें कि पूरे 60 लाख इधर लाए और 50 लाख का एग्जेम्पशन इसको नहीं मिले, सिर्फ इसको मिले, क्योंकि 50 लाख की लिमिट है ना। तो क्या लिखा है, इफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड और स्पाउस इज क्लब्ड देन दे कैन इन्वेस्ट अप टू 50 लाख सेपरेटली एंड देन नेट इनकम शेल बी क्लब। तो सेपरेटली ये अलग 50 लाख इन्वेस्ट करे, ये अलग 50 लाख इन्वेस्ट करे, और फिर नेट इनकम जो है वो क्लब होगी। माइनर भी है, सपोज मान लो माइनर भी है, उसके साथ जैसे वो 60 लाख का था, 50 लाख इन्वेस्ट कर दिए, 10 बचे, तो ये क्लब हो, तो नेट इनकम क्लब। तो यानी कहने का मतलब है एक असेसी को 50 लाख का एग्जम्पशन मिलेगा, ठीक है, और क्लबिंग के रूल्स अलग। तो कायदे से 3 असेसी, इसलिए तीनों सेपरेटली 50-50 लाख लेंगे। फिर इस चैप्टर से बाहर हो जाएंगे, हम उस चैप्टर पे चले जाएंगे क्लबिंग पे, तो क्लबिंग के रूल्स लगा देंगे, ठीक है। तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि टोटल 50 लाख इंक्लूसिव ऑफ क्लबिंग रूल्स, ऐसा नहीं है। 50 लाख सेपरेटली इन केस ऑफ क्लबिंग ऑफ स्पाउस इनकम एंड माइनर इनकम, ठीक है। कब तक इन्वेस्ट करना है, तो यहां बहुत कम टाइम पीरियड है, विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, सिर्फ 6 महीने। एंड एक और बात डार्क लेटर में लिखी, डिपॉजिट स्कीम नॉट एप्लीकेबल। भाई ये भी तो डिपॉजिट है, बॉन्ड्स खरीदना भी तो क्या है, डिपॉजिट है ना। तो जो मैंने कॉमन रूल्स में आपको डिपॉजिट स्कीम बताई थी कि आप 31 जुलाई से पहले डिपॉजिट करवा लो, फिर विड्रॉ करके क्या करना है, असेट्स खरीदना है। तो यहां विड्रॉ करके बॉन्ड्स खरीदना है, तो बॉन्ड्स भी तो डिपॉजिट है, इसलिए इन्होंने डिपॉजिट स्कीम रखी है। आपको बॉन्ड्स ही खरीदना है डायरेक्ट, और अगर आप बॉन्ड्स नहीं खरीद पाते हो 6 महीने में, तो यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू गेट एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC, ठीक। अगले कॉलम में लिखा लॉन्ग टर्म, तो लॉन्ग टर्म तो होना ही चाहिए, तो स्टार्टिंग में लिखा हुआ था लॉन्ग टर्म लैंड और बिल्डिंग और बोथ। और
एग्जाम्पशन कितना मिलेगा, तो वही विच एवर इज, ठीक। ये डिपॉजिट स्कीम है। बस यहां आके थोड़ी बात क्या बदल गई कि आपको यहां पर बेचना कुछ और है, खरीदना कुछ और है। और स्टार्टिंग के 3 सेक्शन में बेचना जो था वही खरीदना। पेज नंबर 325 पर P1 दिया हुआ है, देखिए आप P1, ये वाला क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल आप करेंगे। P1 दिया है। और पेज नंबर 326 पर P2 दिया है, उसमें रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची है, गोल्ड बेचा है, सिल्वर बेचा है, डायमंड बेचा है, इतनी सारी चीजें। और फिर नीचे ये भी लिखा हुआ है उन्होंने कि लैंड खरीदा, बैंक डिपॉजिट भी करवाया, आरईसी के बॉन्ड्स भी खरीदे, एनएचए के बॉन्ड्स भी खरीदे, ठीक है। तो जब एक साथ 4 असेट बेचे तो आप 4 कॉलम ऑफ फॉर्म में लिख करके कर सकते हैं। रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, गोल्ड, सिल्वर, शेयर्स, जो भी हो, ऐसे आप कॉलम, सबका सेल्स कंसिडरेशन, सबके सेलिंग एक्सपेंसेस, सबके इंडेक्स कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, शॉर्ट टर्म हो तो कॉस्ट और लॉन्ग टर्म हो तो इंडेक्शन। तो सीधे सीधे आपका कैपिटल गेन आ जाएगा। कोई लॉन्ग टर्म आएगा, कोई शॉर्ट टर्म आएगा। फिर आपको जिसमें से एग्जम्पशन देना दे देना। तो पहला कॉलम में क्या, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेची उन्होंने। अच्छा, सॉल्यूशन बिल्कुल मत टीपना, सॉल्यूशन पर कैलकुलेटर रख के करना, फिर बाद में देखना। तो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बेच के नीचे इन्होंने लैंड परचेस किया और बॉन्ड्स वगैरह खरीदे। बट आप डेट का भी ध्यान रखना, डिपॉजिट ये बॉन्ड्स में कब तक करना, 6 महीने के अंदर। तो 6 महीने में किया हो तो एग्जाम्पशन देना। और रेसिडेंशियल हाउस की बात कर रहे तो हो सकता है हाउस बेच के हाउस परचेस किया हो। रेसिडेंशियल हाउस बेच के रेसिडेंशियल हाउस खरीद सकते हैं, या प्लॉट खरीद ले भी बाद में कंस्ट्रक्शन करवा देंगे, या डिपॉजिट करवा देते हैं, ये भी पॉसिबल है। तो इसके लिए सेक्शन 54 लगेगी आपकी। और 54 EC कब लगेगी आपकी, तो 54 EC कब लगती है, जब ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर ऑफ लैंड, बिल्डिंग और बोथ मे बी कमर्शियल नेचर और रेसिडेंशियल नेचर, एंड परचेज ऑफ एनएचए एंड आरईसी बॉन्ड्स, वो भी है इस क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन क्या गोल्ड बेचने पे, सिल्वर बेचने पे या डायमंड बेचने पे, बॉन्ड्स खरीदने पे कोई एग्जम्पशन दिया मैंने? नहीं है ना। तो इस केस में कोई एग्जम्पशन मिलेगा क्या आपको? नहीं मिलेगा। तो यानी दोनों एग्जम्पशन इसी में आएंगे ना। तो एक साथ एक ही क्वेश्चन में 2 सेक्शन भी आ सकते हैं, ये समझाना चाहता हूं। इजीली हो जाएगा आपका क्वेश्चन, ठीक है। और प्रायोरिटी किसको देना सर, पहले ये करें या पहले ये करें? तो हमेशा जानूंगा पहले स्पेसिफिक सेक्शन को प्रायोरिटी देना। मींस जैसे रेसिडेंशियल टू रेसिडेंशियल, ये रहता स्पेसिफिक हो ना। 54B एग्रीकल्चर टू एग्रीकल्चर, 54D इंडस्ट्रियल लैंड बिल्डिंग टू इंडस्ट्रियल लैंड बिल्डिंग। अगर वो आते हैं तो पहले वो, फिर EC तो कॉमन है, वो तो कहीं भी आ जाएगा, कोई सा भी लैंड बिल्डिंग खरीदोगे, है ना। तो ये बाद में इस तरीके से आपको करना है। ये 2 होमवर्क रहेंगे आपके। यहां तक मैंने आपको 4 सेक्शन समझा दिए, 54, 54B, 54D एंड 54EC। एक और भी कर लेते हैं हम, क्योंकि 50 और EE सेम है। 50 और EE इसमें क्या है, एनी पर्सन सेम है, 50 और EC जैसा है। ट्रांसफर ऑफ एनी लॉन्ग टर्म असेट एंड इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड फंड नोटिफाइड। देख लो आप क्या लिखा हुआ है कि ट्रांसफर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट। अब यहां पर लैंड बिल्डिंग नहीं लिखा, एनी लॉन्ग टर्म। आप डायमंड बेचो, गोल्ड बेचो, ज्वेलरी बेचो, कुछ भी बेचो, एनी। और एनी में ये भी आ गया, मकान भी बेचो, कोई दिक्कत नहीं। तो एनी लॉन्ग टर्म असेट, कुछ भी बेचो। कंपेयर कर लेना दोनों सेक्शन। ऊपर वाले में क्या लैंड बिल्डिंग बेचना था, यहाँ पे एनी लॉन्ग टर्म असेट। लेकिन इन्वेस्ट कहां करना है, ऊपर वाले में इन्वेस्टमेंट करना एनएचए और आरईसी में, यहां इन्वेस्ट करना है इन स्पेसिफाइड फंड नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट, मैक्सिमम 50 लाख। और वो नोटिफिकेशन अभी तक आया नहीं कि कौन से बॉन्ड्स या कौन से फंड, ठीक है। इसलिए अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा आता है स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट, स्पेसिफाइड फंड गवर्नमेंट, तो फिर आप उसमें इन्वेस्ट कर देंगे। ऐसी कोई लिस्ट अभी आई नहीं, जैसे उसमें आरएसी और एनएचए लिखा हुआ, ऐसी कोई लिस्ट अभी है, ठीक है ना। तो इस तरह का इन्वेस्टमेंट अगर एसएससी करता है 50 लाख रुपए तक का, कब तक करना है, वो सेम टाइम पीरियड है 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर एंड डिपॉजिट स्कीम नॉट अवेलेबल, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, और लास्ट में कैपिटल गेन और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट व्हिचएवर इज लोअर। तो ये दोनों सेक्शन सेम है, बस आप इतना ख्याल रखना कि ऊपर एनएचए आरईसी है और नीचे आपको इन्वेस्टमेंट करना है नोटिफाइड फंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। अब अगला सेक्शन हमारा आएगा 54F।
ये बड़ा मजेदार है, इसी में आपको सीखना है बहुत कुछ। तो यहां तक आप क्लियर करके रख ले, है ना। 54F जो है वो बड़ा सेक्शन है, उसमें मुझे प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी अच्छे से करवाना पड़ेंगे, इसलिए आप यहां तक करें। ठीक है, थैंक यू सो मच।